नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। क्या वो ये कि अगर आप ये मानो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं तो आप अलग अलग सेपरेशन उनका कर सकते हैं। ठीक है, अलग हिसाब से उनको देख सकते हैं, अलग क्या नाम से उनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस वाद के वो समर्थक हैं, जैसे अगर मनोविश्लेषणवादी हैं तो उनके मूल जो तथ्य हैं, उन्होंने क्या विचार अपने रखे हैं अधिगम को लेके, तो पहले तो उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमें और मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के सिद्धांत दिए हैं वो हमें समझ आना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी भी चैनल पे हो, चाहे इस पर हो या अन्य किसी चैनल पे हो, आप बड़े ध्यान से सुना करो, समझा करो। हर टीचर अपने आप से पूरी मेहनत करता है, आपसे कोई प्रत्यक्ष रूप से पैसे नहीं लेता। हाँ, ये बात और है कि आप अगर देखोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? आप वक्त नहीं देते हो, आप घर पे ही अपनी वीडियो को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर आप क्या नाम से खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो। ठीक है, तो आप किसी को भी देखो, चाहे यहाँ देखो चाहे कहीं और देखो, पूरा देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो फालतू नहीं है। आपको वो फालतू इसलिए लग रहा है कि या तो आपने उसको पहले कभी पढ़ा नहीं है, या फिर वो थ्योरी ऐसी है जिसको आपको किसी ने बताया नहीं है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा उबाऊ लग रहा है। लेकिन वो फालतू की बात नहीं होगी। किसी भी चैनल पे जो भी बात होगी, टीचर जो भी बता रहा होगा वो आपके फायदे के लिए ही बता रहा होगा। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि अभी ये बकवास हो रही है, इसको हटा दें। बकवास करने के लिए कोई चैनल पर नहीं आता, खासकर एजुकेशनल चैनल पर कोई फालतू की बातें करने नहीं आता। अब विद्यालय आपके मोबाइल में है, तो आप सोचो कहां से कहां आ गए हो। ठीक है, कहां आपको पढ़ने गुरुकुल जाना पड़ता था, फिर आप घर पर रहकर विद्यालय, स्कूल, कोचिंग संस्थानों को आपने क्या नाम से ज्वाइन किया। अब आपकी सारी कक्षाएं काय में है, मोबाइल में है, फिर आप इनको भी ठीक से नहीं देख पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि हमें फायदे के लिए हुआ या इसने हमें नुकसान दे दिया। मेरे हिसाब से तो नुकसान दे दिया, क्योंकि जब तक आपकी जेब में ये मोबाइल रहता है तब तक आपको लगता है कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, और आप अपना नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए नुकसान ना हो। ठीक है, आप तक जो जानकारी संप्रेषित की जाती है, जो पहुंचाई जाती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मेहनत भी करता है टीचर, कोई भी हो, पूरी मेहनत करता है, पूरी शिद्दत से अगर कंटिन्यू अगर क्लास ले रहा है तो मेहनत कर रहा है। देखो मेरा पंखा भी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये चीज बताई जा रही है। तो आप बड़े ध्यान से, इत्मीनान से चीजों को देखें, सुना करें, समझा करें, चाहे वो जगह कोई भी हो। ठीक, तो देखो जरा, सबसे पहले हमने कहना है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों की चर्चा हमें करना है। इसका मतलब ये होगा कि अधिगम के जो व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। चाहे पॉवलोव की चर्चा करें, चाहे थॉर्नडाइक की चर्चा करें, चाहे स्किनर की चर्चा करें, चाहे वॉटसन की चर्चा करें, चाहे हम मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करें, तो सारे सिद्धांतों को इसमें हम लेके चलेंगे। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो देख लें ताकि व्यवहारवाद की मूल अवधारणा क्या है वो आपको पिछली वीडियो में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया है। सिद्धांत शुरू करने से पहले हम इस शब्द के बारे में व्यापक चर्चा तो नहीं करेंगे, व्यापक परिचर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। तो अधिगम का जो मतलब है, ये अधिगम का मतलब है सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, लर्निंग जिसको कहते हैं। तो अधिगम का मतलब है सीखना। तो अब सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। सीखने के क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। और सीखने के लिए व्यवहारवादियों ने कुछ शब्द है, टर्म है, जिन पर सबसे ज्यादा क्या नाम से इन्होंने इनका ध्यान केंद्रित रहा है। उनमें एक है क्या? अनुक्रिया। एक है क्या? अनुक्रिया। ठीक है, और एक है क्या? उद्दीपक। एक है क्या? उद्दीपक। ठीक है, अनुक्रिया है, इसमें क्या है? उद्दीपक है, इसमें क्या है? पुनर्वलन है, इसमें क्या है? पुनर्वलन है इनके साथ। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द है क्या? अनुबंधन। एक शब्द क्या है? अनुबंधन। ठीक है, तो अनुक्रिया क्या है, उद्दीपक क्या है, पुनर्वलन क्या है, अनुबंधन क्या है, इसकी चर्चा पिछली वीडियो में हमने की है। यहाँ पर करके वीडियो को बड़ी नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियो में देख लेना। हम चर्चा करेंगे केवल किसकी? सीखने की, वो भी थोड़ी सी, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। तो देखो जरा, सीखने आता क्या है, सीखना है क्या? तो देखो जरा, सीखना क्या है कि सीखने में एक तो होता है क्या? अधिगम करता। एक क्या होता है? अधिगम करता होता है। ठीक, एक तो होता है इसमें क्या? अधिगम करता।
इस अधिगमकर्ता के द्वारा कई प्रकार की क्या की जाती है, अनुक्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, कई अनुक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगमकर्ता द्वारा कई क्या की जाएंगी, अनुक्रियाएं की जाएंगी। ठीक है, अनुक्रियाएं की जाएगी। ठीक, अनियमित अनुक्रियाएं कह सकते हैं। जब अनियमित अनुक्रियाएं करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी। क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी। ठीक है, बाधाएं आएंगी तो कई बाधाओं का सामना उसको करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि ये एक बाधा होगी। ठीक है, जो अनुक्रियाएं ये करेगा उस अनुक्रियाओं में कई बाधाएं आएंगी। बाधा आने के बाद क्या होगा, बाधा आने के बाद एक उपयुक्त अभिक्रिया के द्वारा उसे क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। और सफलता मिलेगी तो उसको क्या मिल जाएगा, या फिर यूं कहे कि इसके बाद उसे क्या काय की प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये कि जब अधिगम होता है तो अधिगम में एक अधिगमकर्ता होता है और अधिगमकर्ता के समक्ष एक क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं की जाती हैं और उन अनुक्रियाओं को करते समय कई बाधाएं आती हैं जो क्या करती है, आपको असफल बनाती हैं। बार बार आप प्रयत्न करते हैं और आप असफल हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है एक बात कि जब आप लगातार प्रयत्न करते रहते हैं तो आपको क्या हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, आपको आपका साध्य प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। जब ये साध्य मिल जाता है तो इस अधिगमकर्ता के बीच और इस साध्य के बीच क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है जिसको बॉन्डिंग कहते हैं। क्या स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है। तो ये लक्ष्य की प्राप्ति करना इस अधिगमकर्ता के द्वारा बीच में उसने जो भी किया है इस करने को क्या बोलेंगे, अनुक्रिया बोलेंगे। और यहाँ से उसने इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो जो सीख लिया है, जो अनुभव उसने कर लिया है, वो क्या हो गया है, उसने वहीं पर तो हम कहेंगे उसको क्या हो गया है, अधिगम हो गया है। उसका क्या हो गया है, सीखना हो गया है। लेकिन ये सीखना अधिगम होगा कब, जब क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। और संबंध स्थापित कब होगा, जब लक्ष्य की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिगम का मतलब है कि किसी भी अधिगमकर्ता, जैसे आज हम हैं, इस अधिगमकर्ता का मतलब मान लो कि आप हो सकते हैं, ये अधिगमकर्ता आप हो सकते हैं, ये अधिगमकर्ता मैं हो सकता हूं, ये अधिगमकर्ता कोई अन्य हो सकता है। ठीक, और ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य किसी का क्या हो सकता है, शासकीय क्या हो सकती है, कोई शासकीय नौकरी हो सकती है, ये लक्ष्य हो सकता है किसी का। ठीक है, या फिर किसी का लक्ष्य बनना हो सकता है कि उसको क्या बनना है, चित्रकार बनना है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि उसको किसी दूसरी कला में, दूसरी विधा में क्या बनना है, कलाकार बनना है। या फिर किसी का लक्ष्य हो सकता है कि उसको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति, या आप हो या मैं हूं या कोई अन्य हो, अगर वो शासकीय नौकरी, जैसे आप अगर टेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए एक लक्ष्य है, जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप YouTube से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप पुस्तकों से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप कोई शिक्षण संस्था में जा रहे हैं, जिसके लिए आप कोई अन्य क्रियाएं कर रहे हैं। वो सारी जो इसकी प्राप्ति के लिए आप जो करोगे वो क्या कहलाएगी, आपकी अनुक्रिया कहलाएगी। और अगर कोई चित्रकार बनना चाह रहा है तो चित्रकार बनने के लिए वो जो जो सहारे लेगा, जिस तरीके से वो चित्रकार बनने की पूरी कोशिश करेगा, वो क्या होगी, अनुक्रिया। और जब आप शासकीय नौकरी प्राप्त कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एक संबंध स्थापित हो जाएगा और आप ये माना जाएगा कि क्या हो गया है, अधिगम हो गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है किनका, व्यवहारवादियों का। ये कॉन्सेप्ट किसका है, व्यवहारवादियों का ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसी पर हमको क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक, तो हम पहले जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे किसकी, थॉर्नडाइक की। सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं किसकी, थॉर्नडाइक की। ठीक, तो देखो जरा, तो देखो हम शुरू करते हैं क्या, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या है, थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक क्या है, थॉर्नडाइक रहने वाले जो थे, इनकी नागरिकता जो थी, इनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर ले कि इनकी जो नागरिकता जो इनकी थी वो कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के।
मैंने कहा कि ज्यादातर जो व्यवहारवादी हैं वो कहाँ के हैं, अमेरिका के ही हैं। ठीक है, तो ये नागरिकता कहाँ की थी इनकी, अमेरिका की थी। दूसरी बात, इनको क्या बोला जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं ये, काय के संबंध में, पशुओं पर अध्ययन करने वाले ये क्या हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक है। दूसरी बात, इनको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखो जरा, अगला इनके बारे में है ये कि ये संयोजनवाद के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगली बात क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अल्फा और बीटा परीक्षण का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। ये अल्फा बीटा परीक्षण क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अल्फा बीटा परीक्षण का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। संयोजनवाद के इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। पशुओं पर अध्ययन करने वाले इनको क्या माना जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और अधिगम के सिद्धांत देने वाले ये कौन थे, प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले ये पहले क्या कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है क्या, कि थॉर्नडाइक कौन थे, थॉर्नडाइक कौन थे, थॉर्नडाइक नागरिक थे कहाँ के, यूएसए के। प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के क्या माना जाता है, इनको जनक माना जाता है। संयोजनवाद का इनको जनक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अल्फा बीटा परीक्षण का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। और अधिगम के सिद्धांतों का इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रतिपादन किया। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो योगदान इनका रहा वो योगदान इन्होंने क्या दिया। ठीक, तो इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयत्न एवं त्रुटि का इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। ठीक, और इस सिद्धांत में इसके लिए उन्होंने जो प्रयोग किया उसे एनिमल इंटेलिजेंस क्या दिया, नाम दिया, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक, तो आपको ये कुछ बातें थॉर्नडाइक की हैं, याद कर लेना है, समझ लेना है। चर्चा हम अब आगे कर रहे हैं कि इनका ये जो प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है, ये प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो देखो जरा, तो देखो सबसे पहली बात हम यहाँ पर हमें ये देखना है कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग इन्होंने काय पर किया, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। न केवल बिल्ली पर, इन्होंने और भी प्रयोग किए, कबूतरों पर भी किए। लेकिन जो ज्यादातर जो प्रयोग है वो किसके लिए है, तो ज्यादातर इनका जो प्रयोग जिस पर सबसे ज्यादा इन्हें प्रसिद्धि मिली वो था क्या, बिल्ली के ऊपर किया गया इनका प्रयोग। ठीक है, तो अब इनका प्रयोग देखते हैं हम, इनका प्रयोग क्या है। तो देखो जरा, इनके प्रयोग की अगर हम चर्चा करें तो मान लो इन्होंने ये प्रयोग किया कि इन्होंने क्या, एक बिल्ली, अब मैं इसको बना तो नहीं सकता बिल्ली को, बस मैंने ये मान लो कि ये बिल्ली है। ठीक है, अब ये बिल्ली है, इस बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर क्या कर रखा, बॉक्स मतलब पिंजरे के अंदर इनको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक क्या रख रखी है, मछली रख रखी है, मछली। ठीक है, अब ये मछली है, ये मछली यहाँ पर है। ठीक, अभी मैंने कहा कि आपको बेस समझना है। बेस क्या है, जो अभी मैंने बताया
कि लक्ष्य इधर था, इस लक्ष्य की प्राप्ति करना थी, इस अधिगमकर्ता को जो मैं हो सकता था, आप हो सकते थे, कोई और हो सकता था। ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य क्या हो सकता था, टेट एग्जाम हो सकता था, या अन्य कोई प्रशासनिक शासनिक पद हो सकता था, किसी का रोजगार हो सकता था, या कुछ भी हो सकता था। वो क्या था, लक्ष्य था। तो कहने का मतलब ये जो बिल्ली थी, ये बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। ये बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली। ठीक है, तो बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। ये मछली क्या है, मछली एक क्या है, इसका भोजन है। मछली क्या है, इसका भोजन है। तो देखो मछली इसका भोजन है, बिल्ली है भूखी। अब ये बात तो क्लियर है कि ये बिल्ली, ये जो क्या नाम से बिल्ली है भूखी, ये भूखी बिल्ली क्या चाहेगी, ये भूखी बिल्ली चाहेगी इस मछली को प्राप्त करना, ताकि उसकी भूख की क्या हो जाए, तृप्ति हो जाए। उसकी भूख क्या हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, भूख की तृप्ति हो जाए उसकी, तो वो क्या करेगी, मछली के लिए प्राप्त करने की कोशिश करेगी। तो ये जो मछली है, या हम कहें कि ये जो भोजन है, ये भोजन को हम लक्ष्य कह सकते हैं। इस भोजन को हम क्या कह सकते हैं कि ये लक्ष्य है। जो अभी अपन ने समझा था, भोजन क्या है, एक लक्ष्य है। या फिर अब देखना, ये लक्ष्य है, और ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक आने के लिए वो क्या करेगी, कई प्रकार की अनुक्रियाएं करेगी। जो अपन ने कहा था ना, अनियमित अनुक्रियाएं। तो यहाँ पर क्या करेगी, मान लो ये यहाँ पर ये इस तरीके से क्या है, सलाखें हैं। अब ये क्या करेगी, इससे निकलने की, इन सलाखों से बाहर आने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो जब ये इससे बाहर आने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर इन सलाखों से बाहर आने के लिए वो क्या करेगी, अनियमित अनुक्रियाएं करेगी। अनियमित, कैसी, अनियमित क्या करेगी, अनुक्रियाएं करेगी। अब अनुक्रिया का मतलब क्या है, तो मैंने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाएं क्या हैं, अनुक्रियाएं हैं। अनियमित का मतलब ये कि यहाँ पर उसको पता नहीं है कि ये लीवर कैसे खुलना है, ये अंदर क्या रहेगी। तो देखो अंदर ये क्या करेगी, जिसको अंदर ये पहले उठापटक करेगी, इधर उधर घूमेगी डोलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सलाखों को हिलाएगी, कोशिश करेगी, फिर सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश करेगी कि सलाखों के बीच से निकल आए। कैसे ना कैसे करके इसको खाना, इसको लेना क्या है, मछली तक पहुंचना है, और अपनी भूख की क्या कर लेना है, तृप्ति कर लेना है। तो बस ये क्या करेगी, यहां तक आने की कोशिश करेगी। किसके लिए, ये क्या करेगी, अनियमित अनुक्रियाएं करेगी। और ये अनियमित अनुक्रियाएं जो कर रही है, इस अनियमित अनुक्रियाओं को और ज्यादा बढ़ाने का काम कौन करेगा, तो ये मछली इसको क्या करेगी, उद्दीप्त करेगी। इसीलिए इसको कहा जा सकता है क्या, कि ये उद्दीपक है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये क्या है, उद्दीपक है। और ये जो भूख है इसकी, ये भूख है इसकी, ये भूख इसका क्या है, चालक है। ये भूख इसका क्या है, चालक है। मतलब मान लो कि बिल्ली, एक मान लो कि बिल्ली कोई एक खिलौना है, या हम कहें कि बिल्ली को मान लें कि ये कोई टॉय है, या फिर मान लो कि ये बस है, और इस बस के अंदर बैठा है कौन, चालक। तो इस बिल्ली के छटपटाने का कारण क्या है, ये भूख है। तो इसकी चालक के रूप में जो बिल्ली के अंदर जो मौजूद है तत्व, उसका नाम क्या है, भूख। तो ये जो भूख है, इस भूख के कारण उसके अंदर क्या हुई है, ये चालक है, भूख क्या हुई है, अनुक्रिया करने के लिए ये प्रेरित हुई है। मतलब इस अनुक्रिया को ये कर रही है, भूख के कारण कर रही है, और मछली सामने रखी है तो इसे पाने की इसे क्या है, जल्दी है। तो इसको देखकर, इस वस्तु को, इस मछली को, इस भोजन को देखकर क्या होगा कि ये अनुक्रियाएं और जल्दी जल्दी करेगी, ज्यादा ज्यादा करेगी। अब क्या होगा, अनियमित जब अनुक्रियाएं करेगी, संयोगवश क्या हो जाएगा, संयोगवश पिंजरा किसका, एक लीवर जो यहाँ पर है, इस लीवर पर क्या नाम से इसका पैर पड़ेगा, और क्या होगा, संयोगवश दरवाजा खुल जाएगा। संयोगवश क्या हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। अब देखो संयोगवश दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। अब संयोगवश जब दरवाजा खुलेगा तो ये क्या करेगी, सीधी सी बात है कि ये मछली को क्या कर लेगी, खा लेगी। अब मछली को खा लिया इसने, और एक बार में प्रयोग नहीं हुआ, मछली को इसने खा लिया, और फिर क्या हुआ, इसको फिर से क्या कर दिया, क्या नाम से पिंजरे में कैद कर दिया, बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, तीसरी बार संयोगवश दरवाजा खुला है, मतलब ये हुआ है कि ये उठापटक करती जा रही थी, दरवाजा ऐसा नहीं था कि पहली बार में खुल गया। अनियमित अनुक्रियाएं की हैं। अनियमित अनुक्रियाएं का मतलब हुआ कि कई अनुक्रियाएं की हैं। कई अनुक्रियाओं का मतलब क्या है, सलाखों को हिला के भी देख लिया, तोड़ने की भी कोशिश कर ली, बीच में से निकलने की भी कोशिश कर ली। जब सफलता नहीं मिली, ठर्री वो क्या नहीं बैठी, शांत नहीं बैठी,
लगातार कार्य करती रही और संयोगवश का मतलब हुआ कि धोखे से इस लीवर पर क्या हो गया, इस बिल्ली का पैर पड़ गया और दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। तो हमने इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि संयोगवश क्या हो गया है, दरवाजा खुल गया है। संयोगवश जब दरवाजा खुल गया है तो अब क्या हुआ है, तो इसने क्या किया, आई और इसने क्या कर लिया, मछली को खा लिया। अब दोबारा जब इसको बंद किया गया तो ये जो अनुक्रियाएं थी, तो मान लो कि पहली बार में दरवाजा खोलने के लिए मान लो इसको जो समय लगा हो, मान लो कि 5 मिनट या 10 मिनट, मान लो कि भाई 10 मिनट में इसने दरवाजा खोल पाया। दूसरी बार जब इसने यही कोशिश की तो मान लो, ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि 8 मिनट में दरवाजा खोल लिया, फिर मान के चलो इसने 9 मिनट क्या नाम से 7 मिनट ले लिए या 6 मिनट ले लिए या 5 मिनट, ऐसे करते 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 देखा गया कि अब इसने एक बार में क्या कर लिया, दरवाजा खोल लिया। एक बार में क्या कर लिया, दरवाजा खोल लिया। जब इसने एक बार में दरवाजा खोल लिया, इसका मतलब इसने जो अनियमित अनुक्रियाएं की थी, इन अनियमित अनुक्रियाओं को बोला जाएगा क्या, त्रुटि। इसने जो क्या नाम से त्रुटि की थी या इसने जो गलतियां की थी, अब उन त्रुटियों की, उन गलतियों की संख्या क्या हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब कम होते 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 अब बिल्कुल भी क्या नहीं की, इसने कोई गलती नहीं की और सीधा पिंजड़े पर क्या मारा, पैर मारा और पिंजड़े पर पैर मारने के बाद इसने सीधा क्या कर लिया, दरवाजा खोल लिया और फिर ये इसने क्या कर लिया, मछली को प्राप्त कर लिया। मछली को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तथ्य निकल के आते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है थॉर्नडाइक के अधिगम के क्या, सोपान। तो पहले तो आप देखो, पहले इसको समझो, तथ्यों की बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर ये हो गया है कि संयोगवश जो दरवाजा खुला था, आपको क्या हो गया है, एक निश्चित अनुक्रिया का चयन किया जा चुका है। अब वो गलतियां नहीं कर रही है। अब जैसे ही बंद किया जाता है वो बिना गलती के क्या कर लेती है, मछली को खा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक, मतलब मछली की प्राप्ति तक जब तक वो गलती कर रही थी तब तक इसके बीच अनुक्रियाएं लगातार कर रही थी, तब तक अनुबंधन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अब बिना किसी गलती को किए, बिना किसी गलती को दोहराए सीधा दरवाजा खोल लिया है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि क्या स्थापित हो गया है, संबंध स्थापित हो गया है। या फिर यहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ पर क्या हो गया है, अनुबंधन स्थापित हो गया है। क्या हो गया है, अनुबंधन स्थापित हो गया है। ठीक, इसीलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रयत्न त्रुटि का इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगातार ये प्रयास करेगी, त्रुटि करेगी, तब जाके क्या होगी, सफल होगी। तो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके, थॉर्नडाइक के प्रयोग को। तो देखो जरा, यहाँ पर ये क्या हो गया, अधिगम, यहाँ पर संबंध स्थापित हो गया। जब संबंध स्थापित हुआ, कब हुआ, जब उसने क्या कर लिया, बिना किसी गलती के इस उद्दीपक को या बिना किसी गलती के इस लक्ष्य को, या हम कहें कि बिना किसी गलती के इस भोजन को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। जब प्राप्त कर लिया है तो क्या हो गया है, इसके बीच अनुबंधन स्थापित हो गया है, संबंध स्थापित हो गया है। और जैसे ही संबंध स्थापित हुआ तो क्या हो गया, अधिगम हो गया। जैसे ही संबंध स्थापित हुआ तो क्या हो गया, अधिगम हो गया। ठीक, यही तो समझाने की कोशिश है कि ऐसे ही इसको मैंने आपको इससे पहले बताया था जो शुरुआत में कि किस तरीके से अधिगम होगा। तो अधिगम के लिए कह सकते हैं कि अधिगम के लिए एक आवश्यक शर्त है कि संबंध स्थापित होगा, अधिगम होगा। मतलब ये हुआ कि इस तरीके से थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस नाम से क्या किया, इसको नाम दिया और अपने अधिगम के सिद्धांतों की क्या की, व्याख्या की। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस सिद्धांत से फायदा क्या हुआ। मतलब ये माने अपन के चलो ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, है ना, आपने भी कई जगह इसको पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, हर तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश की होगी। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में समझ ये नहीं आई होगी, अगर कुछ लोगों को आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आई है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमें ये समझ नहीं आता कि इससे शिक्षा मनोविज्ञान को क्या मिल गया, इससे क्या ऐसी बात इसके अंदर थी
जो मनोविज्ञान के अंदर जोड़ी गई और क्या इस प्रयोग के अंदर विशेषता थी कि जिसको पेडागोजी के अंदर लाया गया या यहाँ से अधिगम के सिद्धांत निकाले गए, ये समझना बहुत जरूरी है। यही से पेडागोजी क्या होती है, निकलती है। तो देखो जरा, ये अगर आपकी समझ में आ गया हो तो इसको अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम ये देख, तो देखो जरा इस सिद्धांत में क्या हुआ है। इस सिद्धांत में ये हुआ है कि पिंजड़ा था, पिंजड़े में एक क्या था, इसको कहेंगे कि ये अधिगम के क्या थे, सोपान थे। ये अधिगम के क्या थे, इसमें शाही डाल देना जरा, अधिगम के क्या थे, सोपान थे। चलो शाही तो मैंने डाल ली थी, बताओ बताओ। अधिगम के क्या थे, सोपान थे। तो देखो सोपानों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले क्या था, एक चालक था इसके अंदर, काय के अंदर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर। जो चालक था वो चालक क्या थी, भूख। जो चालक थी वो क्या थी, भूख। दूसरी बात, इसके अंदर क्या था, फिर एक लक्ष्य था। और लक्ष्य क्या था, तो देखो लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था क्या, भोजन। लक्ष्य क्या था, भोजन। या फिर हम कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या था, मछली। या फिर हम कहेंगे कि लक्ष्य क्या था, मछली। अगली बात, यहां पर क्या थी, बाधाएं थी। बाधाएं क्या थी, पिंजड़ा था, सलाखें थी। तो यहां पर हम कहेंगे बाधाएं क्या है, पिंजड़ा है, बाधा क्या है, सलाखें हैं, ठीक है। अगली बात, यहां पर जब बाधाएं थी तो बाधाओं को दूर करने के लिए, मछली को प्राप्त करने के लिए क्या की गई, अनियमित अनुक्रियाएं की गई। अनियमित क्या की गई, अनुक्रियाएं की गई। अनियमित अनुक्रियाएं की गई। और अनियमित अनुक्रियाओं में पहली दफा ऐसा हुआ कि संयोगवश दरवाजा खुल गया। संयोगवश क्या हुआ, दरवाजा खुलने का मतलब हम कह सकते हैं कि संयोगवश उसको क्या मिल गई, सफलता प्राप्त हो गई, क्योंकि दरवाजा क्या हो गया था, खुल गया था। तो देखो अनियमित अनुक्रियाओं का मतलब सलाखों को तोड़ना, करना, बाहर निकलने की कोशिश कह सकते हैं इसको अपन। बाहर निकलने की जो कोशिश है वो क्या है, अनियमित अनुक्रिया है, ठीक। और क्या नाम से, संयोगवश सफलता का मतलब है पिंजड़े का दरवाजा क्या हो जाना, खुल जाना। पिंजड़े का दरवाजा क्या हो जाना, खुल जाना। ये क्या है, संयोगवश सफलता है। अब यहां पर जब संयोगवश सफलता हो गई है तो क्या होगा, फिर उपयुक्त अनुक्रिया का चयन होगा। उपयुक्त अनुक्रिया का क्या होगा, चयन होगा। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन। अब देखो उपयुक्त अनुक्रिया का चयन होगा। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन का मतलब ये कि जिससे दरवाजा खुल रहा था, अब वो बिना गलती के क्या करेगी, दरवाजा खोलेगी, बिना किसी त्रुटि के क्या कर लेगी, दरवाजा खोल लेगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसका अधिगम क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। तो ये सोपान निकल के आते हैं काय के, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। मतलब ये हुआ कि जो चालक थी काय के अंदर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर जो चालक था वो चालक क्या थी, भूख थी। इससे ये समझ में आता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार काय के लिए, अधिगम की जो प्राथमिक आवश्यकता है थॉर्नडाइक के अनुसार वो क्या है, चालक है। क्या, अगर चालक नहीं होता, अगर इस यहां से समझना है हमें कि इससे हमें सिद्धांत से मिला गया है, तो यहां पर थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत के अनुसार ये बताना चाह रहा है कि अधिगम किस तरीके से किस क्रम में होता है। तो इसने पहले रखा है चालक, मतलब ये कि इसका ये मानना है कि अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो क्या नहीं करती, वो अनुक्रियाएं नहीं करती, ठीक है। अनुक्रियाएं कब कर रही है, जब उसको भोजन दिख रहा है। जैसे अगर उसके सामने चालक है, चालक क्या है, उसकी भूख, और जो पिंजड़े जो क्या नाम से जो उसका मछली रखी हुई है, जो भोजन रखा हुआ है, ये उसका लक्ष्य है। अगर ये चालक नहीं होता तो वो क्या ना करती, अनियमित क्रियाएं ना करती, बाधाओं को मिटाने की कोशिश ना करती, और उसको क्या ना मिलती, सफलता ना मिलती। तो यहाँ पर
यहाँ पर पहली बात थॉर्नडाइक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चालक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में ये कि एक लक्ष्य अगर होगा, वो लक्ष्य काय का काम करेगा, उद्दीपक का काम करेगा, मतलब जिसको वो चाह रहा है। जैसे आप टेट की तैयारी में, टेट में सफल होना चाह रहे हैं, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहा है, कोई जो भी चाह रहा हो, तो वो इसलिए चाह रहा होगा क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता की पूर्ति। यहाँ पर देखना जरा, ये आवश्यकता थी यहाँ पर या नहीं थी, उसकी भूख को मिटाने की आवश्यकता थी, तो उसने भूख ने चालक का काम कर दिया, तो चालक होना जरूरी है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे किस तरीके से क्या होगा, अधिगम होगा। ये कह रहा है कौन, थॉर्नडाइक। ये कौन कह रहा है, थॉर्नडाइक। और इन सारे सोपानों को उसने क्या किया और समझाने की कोशिश की अपने काय से, अधिगम के सिद्धांतों से, जो उसने कितने दिए, मूल रूप से जो सिद्धांत दिए वो 2 दिए। तो यहाँ आपको केवल ये समझना है कि चालक का होना जरूरी है, चालक के बाद फिर क्या होगा, एक लक्ष्य होगा, लक्ष्य के बाद फिर बाधाओं को पार करेगा। आप जो भी अनुक्रियाएं करोगे, अनियमित अनुक्रियाएं, वो आपकी बाधाओं को पार करने के लिए होगी। जैसे यहाँ पर ये पिंजड़ा है, अब हो सकता है कि ये पिंजड़ा ना होके आपके लिए ये हो कि लॉकडाउन बाधा है, ठीक है। हो सकता है कि आप लॉकडाउन में आप क्या हो, परेशान चल रहे हो, तो ये आपके सामने एक बाधा है। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके पास एंड्रॉइड फोन ना हो, यूट्यूब ना चले जिसमें, या फिर मान लो कोई एंड्रॉइड ना हो या फिर यूट्यूब ना चले, तो वो भी एक क्या है, बाधा है। मान लो आपके पास सब कुछ है, मान के चलो लॉकडाउन भी नहीं है, लेकिन जाने के लिए, कक्षा जाने के लिए फीस नहीं है, या फिर यूं कहे कि पुस्तकें नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, बाधाएं हैं। आप क्या करोगे, जब इन बाधाओं को मिटाने की कोशिश करोगे, तो वो जो कोशिशें आप इन बाधाओं को पार करने की कर रहे हो, वो अनुक्रियाएं कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, अनुक्रियाएं। मतलब आपके पास फोन नहीं है, आप फोन लेने के लिए पैसे जोड़ोगे, बुक नहीं है तो बुक के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करोगे। तो जो प्रबंध आप कर रहे हो, जो व्यवहार आप कर रहे हो, वो व्यवहार क्या कहलाएगा, अनुक्रिया। और संयोग बस ऐसा होगा कि आप कई तरीके की जब क्रियाएं करोगे बिन सोचे समझे, तो एक क्रिया ऐसी होगी जो आपको सफलता दिला देगी, फिर आप क्या करोगे, उसी अनुक्रिया का क्या करोगे, चयन करोगे, और फिर मजबूती उसमें पालोगे, तो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ये चर्चा की किसने, थॉर्नडाइक ने। अब आगे देखो जरा, आगे क्या है, अब आगे देखो। अब इसमें क्या है, अगली बात, अब इसने क्या दिए, अधिगम के 2 सिद्धांत दिए। एक को कहा जाता है क्या, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य सिद्धांत, ठीक है। तो देखो मुख्य जो सिद्धांत हैं इसके, वो एक क्या है, एक है तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत, और जो तीसरा है वो है प्रभाव का सिद्धांत। ये सिद्धांत कैसे हैं, मुख्य सिद्धांत हैं। तो पहले हम इनको समझ लें, तत्परता क्या है। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है थॉर्नडाइक कि कोई भी अधिगम करता जब तक अधिगमित नहीं हो पाएगा, जब तक किसी चीज को नहीं सीख पाएगा, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होता। कहने ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम समझ सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो अधिगम, ये जो तत्परता है, ये किसी भी बच्चे की या बालक की, किसको, मनोस्थिति को दर्शाने वाला क्या होगा, तथ्य है ये। मतलब ये सिद्धांत क्या करेगा, बच्चे की मनोस्थिति को दर्शाएगा। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सिद्धांत मनोस्थिति को दर्शाता है, तो तत्परता क्या कर रहा है, मनोस्थिति को दर्शा रहा है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखना जरा। आपको, जैसे आपने ये सुना होगा कि अज्ञानी होना इतना क्या नाम से शर्म की बात नहीं है, जितना सीखने के लिए क्या ना होना, तत्पर ना होना। मतलब ये कि तत्पर आप अगर नहीं हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हम तत्पर नहीं होंगे, जैसे आप अगर तत्पर नहीं हो, आप अगर किसी भी काम को करने के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, नहीं, आपको नहीं करना, वो भी काय से, मानसिक रूप से जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए क्या नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तब तक किसी काम की आपके अंदर क्या नहीं जागेगी, जिज्ञासा नहीं जागेगी। किसी काम को करने की आपके अंदर प्रेरणा नहीं जागेगी। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर सीखने की उमंग नहीं जागेगी।
काय की कमी से, तत्परता की कमी से। इसीलिए थॉर्नडाइक बताता है कि पहला जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का वो क्या है, तत्परता का सिद्धांत। अब ये जो तत्परता का सिद्धांत है, ये जो तत्परता का सिद्धांत है, इसका योगदान क्या है, तो इसका योगदान है, इसका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें कि चलो ये बात तो हमने जान ली कि भाई तत्परता क्या है, लेकिन शिक्षा में क्या योगदान है, तो शिक्षा में योगदान है कि ये किसी भी बच्चे की जिज्ञासा को, किसी भी बच्चे की जिज्ञासा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकती है। तत्परता किसी भी बच्चे में जिज्ञासा को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक, एक तो ये बात है तत्परता को लेकर। दूसरी बात ये है कि किसी भी बच्चे में प्रेरणा जागृत कर सकती है, क्या, तत्परता। ठीक है, मतलब अब आपको यहाँ ये समझना है कि अगर प्रेरणा जागृत कर सकती है तो वो तत्पर हो ही जाएगा। लेकिन मेरा आपसे कहना ये है कि पेडागोजी के पर ये जो सिद्धांत है ये पेडागोजी की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो किसी बच्चे को क्या करना है, तत्पर करना है। तो उसको आप किसी कार्य के लिए प्रेरित करोगे तब उसके अंदर क्या जाएगी, तत्परता। प्रेरित कर दोगे तो तत्परता उसके अंदर आ जाएगी। तो प्रेरणा जागृत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थॉर्नडाइक के इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करने के लिए, तत्पर करने के लिए। दूसरी बात, अधिगम की गति, अधिगम को क्या नाम से, गति प्रदान करने के लिए, अधिगम को गति प्रदान करने के लिए भी तत्परता के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ठीक है। और अगली बात यहां पर क्या होगा, ऊब को खत्म किया जा सकता है, ऊब को समाप्त किया जा सकता है। मतलब काय के माध्यम से, तत्परता के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तत्परता का जो नियम है, आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमें पेडागोजी की तरफ जाना है। आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो बच्चा तत्पर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको उसको तत्पर बनाना है, उसको तैयार करना है। तैयार कैसे करोगे, आप ऐसे तैयार करोगे कि पहले उसको मानसिक रूप से आप समझाओगे, उसको प्रेरणा दोगे। ठीक है, जैसे आपको किसी ने समझाया कि भाई टीचर की नौकरी अच्छी है, किसी को समझाया कि भाई आईपीएस बनना अच्छा है, किसी को समझाया आईएएस बनना अच्छा है, किसी को समझाया कि साहब एमपीएसआई बन जाओ या किसी भी प्रशासनिक पद पर चले जाओ, तो वो उसके लिए क्या दिया, एक मोटिवेशन दिया। और जब उसको वो मोटिवेशन दिया तो क्या हुआ, वो तत्पर हुआ वो कार्य करने के लिए। तो बच्चा अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपका पहला काम है कि आप क्या करोगे, उसको तत्पर करोगे। और तत्पर कैसे करोगे, आप उसको बारे में बताना शुरू करोगे। जैसे फर्ज कर लो कि आपको नहीं पता, जैसे किसी बच्चे को नहीं पता कि एक रुतबा क्या होता है एक प्रशासनिक अधिकारी का, या मान के चलो कि भाई कलेक्टर का रुतबा उसको नहीं पता, आपने उसको वो रुतबा बता दिया कि भाई कलेक्टर का रुतबा ये होता है, तो क्या होगा, उसको जिज्ञासा होगी और वो उसको जानने की कोशिश करेगा। जब वो जानने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर तत्परता जागेगी और वो क्या कर लेगा, अधिगम को बहुत जल्दी कर लेगा, सीख लेगा और क्या हो जाएगा, बहुत स्पीड में सीख जाएगा। अब आता है क्या, दूसरा नियम। दूसरा नियम आता है काय का, अभ्यास का नियम। अब अभ्यास किसको कहते हैं, अभ्यास के बारे में क्या है, किसी भी क्रिया को बार बार दोहराना और उसको तब तक दोहराते रहना जब तक आप उस क्रिया को करने में क्या नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते, उसे कहा जाता है क्या, अभ्यास। अभ्यास के बारे में आपको भगवत गीता में भी मिल जाएगा, है ना। 6वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण समझाते हैं अभ्यास के बारे में किसको, अर्जुन को। वो कहते हैं कि भाई वो वहां पर उसका प्रश्न था, अर्जुन का प्रश्न था भगवान कृष्ण से कि अभ्यास क्या है। तो अभ्यास के बारे में उन्होंने ये समझाया कि मन को किस तरीके से वश में किया जाए, चर्चा ये चल रही थी। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो, ये निसंदेह है कि निसंदेह मन को वश में करना बहुत कठिन काम है, लेकिन मन को वश में किया जा सकता है काय के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। और फिर उन्होंने बताया कि अभ्यास क्या है, तो उन्होंने बताया कि आप जिस विषय को चाह रहे हो उस विषय के क्या करना, उसके तदारूप करना, उसको उसी रूप में उसको ढालना मन को, और मन जो अलग अलग विषयों में लगा हुआ है वहां से उसको खींच कर लाना और बार बार वही का क्रिया करवाना जो आप करना चाह रहे हो, वही क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास के माध्यम से तुम अपने मन को क्या कर सकते हो, वश में कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि अभ्यास जो होगा तो ये इस अभ्यास से आप क्या कर लोगे, इस अभ्यास से आपने जो अधिगमित किया है, आपने जो सीखा है, उसको आप क्या कर लोगे, मजबूती प्रदान कर लोगे।
मजबूती प्राप्त कर लोगे। कहते हैं ना कि अभ्यास, कभी कभी ये भी आपने सुना होगा कि अभ्यास ही सफलता है, मतलब आप अगर अभ्यास करोगे तो सफल बनोगे। या अगर हम ये देखें कि जितने भी हमारे क्या नाम से क्रिकेटर्स, जो महान क्रिकेटर्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें तबला वादक जाकिर हुसैन की बात करें, बिस्मिल्लाह खां की बात करें, या फिर हम अपने चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की बात करें, या फिर हम जिनकी भी बात करें, ठीक है, तो जितने भी कलाकार लोग आज हैं उनको उस कला में महारत दिलाने में जिसने काम किया है वो तथ्य है अभ्यास। अगर वो अभ्यास नहीं करते तो आज वो यहाँ इस मुकाम पर नहीं होते। तो हम भी अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हम अपने साध्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जो नियम दिया वो दिया काय का नियम, अभ्यास का नियम। काय का नियम, अभ्यास का नियम। और ये जो अभ्यास का नियम है, ये जो अभ्यास का नियम है, इस अभ्यास के नियम को क्या किया गया है, इस अभ्यास के नियम को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। मतलब एक तो क्या, मतलब उपयोग और अनुपयोग, दो में बांटा गया है। अभ्यास के नियम को उपयोग का नियम और काय का अनुपयोग का नियम, ठीक है, अनुपयोग का नियम, ठीक है। तो देखो जरा, उपयोग और अनुपयोग का ये क्या है, नियम है, ठीक है। तो देखो जरा, उपयोग और अनुपयोग दो शब्द है। अन, इस पे क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। अन का मतलब है नहीं, ठीक है, और क्या करना, उपयोग करना। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लगातार क्या नाम से उपयोग करते रहोगे, जो आप कर रहे हो, आप जो भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हो उसको प्राप्त करने के लिए लगातार अगर आप क्रियाएं करते रहोगे तो आप क्या कर जाओगे, आप उस अधिगम को मजबूत कर लोगे। और अगर आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो आप उन चीजों को क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। तो ये है क्या, अभ्यास का नियम। अब प्रश्न ये है कि अभ्यास के नियम से शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान हमें मिला है। तो अभ्यास के नियम से ही ये होता है। अब देखो, अब यहाँ पर ये पूछा जाए कि भाई पेडागोजी में इसका क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या योगदान देगा, तो अभ्यास का नियम ही है जो आपके अधिगम को मजबूत करेगा। अभ्यास का नियम ही है जिस किसी बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, अभ्यास का नियम ही है जिस बच्चे को प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ठीक से करना नहीं आ रहा है, तो वो अभ्यास के नियम से अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकता है, अभ्यास के नियम से अपने लिखने के कौशल को सुधार सकता है, अभ्यास के नियम से वो किसी भी चित्रकला में कोई कलात्मक कार्यों को क्या कर सकता है, सीख सकता है। अभ्यास के नियम से ही वो अपने अधिगम को क्या बना सकता है, सुदृढ़ कर सकता है, मजबूत कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस तरीके से कार्य करें कि बच्चा लगातार क्या करता रहे, अभ्यास करता रहे। और अभ्यास कब करेगा, जब आप उसको गृह कार्य करने को दोगे, उसको खुद कार्य करने को दोगे, तो वो लगातार अभ्यास करेगा। और जब अभ्यास करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका अधिगम मजबूत हो जाएगा। अगला है क्या, प्रभाव का नियम। ये जो प्रभाव का नियम है, इस प्रभाव के नियम को कहा जाता है संतोष असंतोष का नियम। इसको इसने क्या किया, इसको इसने क्या किया है, संशोधित किया है। किसको, प्रभाव के नियम को। संतोष असंतोष का नियम है क्या, अधिगम का कौन सा, प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का। अब संतोष असंतोष का नियम क्या है, संतोष असंतोष का नियम है वो जो ये बताता है कि अगर बिल्ली थी तो जो बिल्ली, अगर देखना यहाँ पर तत्पर थी बिल्ली, अभ्यास के नियम में बिल्ली ने क्या किया, लगातार अभ्यास किया, तभी तो ना वो क्या ले पाई, मछली को प्राप्त कर पाई। अभ्यास के नियम में बिल्ली जो थी, उस बिल्ली ने लगातार अभ्यास ही तो किया, तब जाके उसने क्या ले पाई, मछली को प्राप्त कर पाया। और संतोष असंतोष का क्यों, जब उसको अगर बाहर मछली नहीं मिलती, जब उसको बाहर मछली नहीं मिलती तो उसे क्या हो जाती, असंतुष्ट हो जाती, ठीक है। और जब उसे मछली मिल गई तो क्या हो गया, संतुष्ट हो गई वो। तो वो क्या करेगी, अगर लगातार उसको ये मछली की प्राप्ति होगी तो उसको प्रबलन मिलेगा, और इससे क्या होगा, उसमें गति, मतलब उसकी जो क्या नाम से जो क्रिया है अधिगम की, उस अधिगम की क्रिया में क्या आएगी, गति आएगी। काय से, प्रभाव के नियम से। ये पुरस्कार और दंड जैसा है क्या, प्रभाव का नियम। अब इसको पेडागोजी की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो पेडागोजी की दृष्टि से अगर हम देखें तो वहां पर क्या होगा, कोई बच्चा अगर जो कार्य करना चाह रहा है उस कार्य में अगर वो सफल हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो टीचर्स को क्या, तो फिर क्या होता है, जब संतुष्टि मिलती है तो वो उसी कार्य को क्या करता है और बेहतर तरीके से करता है, अच्छे से करता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक होने के नाते जरूरी है कि अगर वो बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसके लिए पुरस्कृत कर सकते हैं, और अगर आप उसको पुरस्कृत करेंगे तो वो उस कार्य को बहुत अच्छे से करने की क्या करेगा, आगे कोशिश करेगा। तो ये इसका क्या है,
योगदान है किसके अंदर, शिक्षा शास्त्र के अंदर। अब इसके कुछ नियम है, कैसे, गौण नियम। इसके कैसे नियम है, तो देखो जरा, गौण नियमों में अगर देखें तो इसमें गौण नियम कौन से हैं, तो एक गौण नियम है क्या, बहु अनुक्रिया का नियम। क्या, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। एक तो ये है बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। दूसरा है क्या, आंशिक अनुक्रिया का नियम, ठीक है। तीसरा जो नियम है वो क्या है, सादृश्यता का नियम। क्या का, सादृश्यता का नियम, ठीक है। चौथा है क्या, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। और पांचवा क्या है, मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम, या इसको कहेंगे मानसिक स्थिति का नियम। तो देखो जरा, आपसे पूछा जाए कि मूल नियम कितने दिए अधिगम के, तो 2 दिए, एक मुख्य नियम दिया, एक गौण नियम दिए। पूछा जाए कि मुख्य नियम कितने हैं, तो 3 हैं। पूछा जाए कि गौण नियम कितने हैं, तो देखो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो देखो जरा, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम का मतलब क्या, ये गौण नियम है, ठीक है। मतलब ये कि ये तो इंपोर्टेंट है ही है, लेकिन ये भी अधिगम में क्या देते हैं, सहायता देते हैं, मदद देते हैं। इन नियमों को इसीलिए क्या कहा जाता है, गौण नियम कहा जाता है। गौण नियम कहे जाने का कारण और प्रधान नियम कहे जाने का कारण क्या, कि जो मुख्य नियम है, ये मुख्य नियम तो अधिगम में डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं, ठीक है। और जो गौण नियम है, ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या देते हैं, अधिगम की क्रिया को संपादित कराने में सहयोग देते हैं। जैसे देखना जरा, बहु अनुक्रिया के नियम का मतलब क्या है, बहु अनुक्रिया का मतलब है कि जो एक अनुक्रिया करके संतुष्ट बैठ जाने से शायद आपको सफलता ना मिले, आपको कई तरीके क्या करना पड़ेंगे, अपनाना पड़ेंगे। जैसे आप YouTube पर अपना रहे हो, आप शिक्षण संस्थानों में जाके अपना रहे हो, आप किताबों में देख रहे हो, तो आपने किसी एक को नहीं पकड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप तत्पर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही कोई प्रयास करोगे तो सफल हो जाओगे। आपको कई क्रियाएं करना पड़ेंगी, आपको क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेंगे, आपको क्या नाम है यूट्यूब देखना पड़ेगी, आपको आप जिस कक्षा में, जिस कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको वहां से सीखना पड़ेगा, कई अनुक्रियाएं करना पड़ेगी। तो मतलब ये क्या होता है, कई तरीके से आप मतलब ये कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करना, कई तरीकों से करना क्या कहलाएगा, बहु अनुक्रिया कहलाएगा। और इस बहु अनुक्रिया के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, गणित अगर पढ़ रहे हो, विज्ञान अगर पढ़ रहे हो, तो आप कई तरीके से कर उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो बहु अनुक्रिया के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो जब बहु अनुक्रिया होगी तो वो क्या हो जाएगा, कई तरीके से बच्चा क्या हो जाएगा, करना सीख जाएगा। और एक उचित अधिगम का, या फिर हम कहें कि उचित अनुक्रिया का चयन करना यहाँ पर बच्चा सीख जाएगा। आंशिक अनुक्रिया का मतलब ये कि अगर पूरी समस्या है आपके सामने फुल, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी समस्या का समाधान वो क्या करेगा, एक साथ करेगा। वो क्या कर सकता है, इसको खंडों में बांट सकता है, वो क्या कर सकता है, इसको खंडों में बांट सकता है, ऐसे करके भी समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे हमको क्या पढ़ना था, जैसे हमको ये मनोवैज्ञानिक पढ़ने थे, तो अपन इन मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग भी पढ़ सकते थे, अपन मनोवैज्ञानिकों को केवल नाम देकर भी पढ़ सकते थे, लेकिन अपन ने एक अलग तरीका क्या लिया, तो व्यवहारवाद पहले समझा, फिर व्यवहारवादियों के सिद्धांत समझे, फिर व्यवहारवादियों के सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान समझे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अंश से पूर्ण की ओर जा रहे हैं। काय की ओर जा रहे हैं, अंश से पूर्ण की ओर। तो कहने का मतलब ये हुआ, आंशिक अनुक्रिया का मतलब कि किसी भी समस्या को टुकड़ों में बांटकर क्या करना, सॉल्व करना, क्या कहलाता है, आंशिक अनुक्रिया कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आंशिक अनुक्रिया क्या करती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि अंश से पूर्ण की ओर जो सिद्धांत है, अंश से पूर्ण की ओर, जो अंश से पूर्ण की ओर का सिद्धांत है वो काय पर आधारित है, आंशिक अनुक्रिया पर आधारित है। दूसरा हम कह सकते हैं कि विश्लेषण से, कैसे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो शिक्षण विधि है, वो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो शिक्षण विधि है वो काय पर आधारित है, आंशिक अनुक्रिया के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ठीक है, हम कह सकते हैं
कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण का सूत्र है वो काय पर आधारित है, तो हम कहेंगे आंशिक अनुक्रिया पर क्या है, आधारित है। इसमें पहले सरल होता है, फिर कठिन होता है, अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। इसका ये योगदान है काय के अंदर, शिक्षा क्षेत्र के अंदर। सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम का मतलब ये कि कोई भी गतिविधि आपने पहले की है, आपके जो पूर्व अनुभव, इसमें हम कह सकते हैं कि पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान या अधिगम काय पर आधारित होता है, सादृश्यता पर आधारित होता है। या फिर यहां पर हम कह सकते हैं दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम चलते हैं तो हम काय का पालन कर रहे होते हैं, इसके गुण नियम का, किसके, सादृश्यता के नियम का। तो ये इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, निकल के आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब आपने पहले किसी चीज को, किसी समस्या को सॉल्व आउट कर लिया है, तो अब आपके सामने वैसी ही कोई समस्या आ गई है, तो आप इसी अनुभव का फायदा ले लोगे आने वाली इकाई में समान परिस्थिति में। तो सादृश्यता का मतलब है जब समान परिस्थितियां होंगी तो आपका पहले से जो अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर अब आप क्या ले लोगे, नवीन अनुभव की प्राप्ति कर लोगे। तो ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किसका, सादृश्यता का। अब एक आता है क्या, साहचर्य का। साहचर्य का क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया जो हम पढ़ते हैं पॉवलोव की, तो जो अनुकूलित अनुक्रिया है, बस यही मान लो कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसी को प्रस्तुत किया है काय के माध्यम से, साहचर्य स्थानांतरण के माध्यम से। इसकी हम चर्चा अनुकूलित पॉवलोव वाले सिद्धांत में स्पष्ट रूप से करेंगे। मानसिक विन्यास का मतलब है मानसिक स्थिति का नियम। कोई बच्चा मानसिक रूप से कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है, तो ये है क्या, गौण नियम, मानसिक नियम से, मानसिक स्थिति से तैयार होना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा क्या था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। अब थॉर्नडाइक का अगर हम ये देखें कि थॉर्नडाइक के पूरे सिद्धांत ने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या दिया, तो मैंने बताया कि बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाएं ताकि वो तत्पर हो सके, बच्चे में प्रेरणा जागृत करें ताकि वो तत्पर हो सके, अधिगम को गति प्रदान करना हो तो उसको क्या करें, आप तत्पर करें। ये बात किसने बताई शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, किसने बताई, थॉर्नडाइक ने बताई। अगर अभ्यास करा रहे हो तो अभ्यास कराना जरूरी है, आप उसको निरंतर अभ्यास कराते रहिएगा ताकि वो क्या ना करे, चीजों को भूले ना। तो अभ्यास कराने के लिए जो अभ्यास है, ये अभ्यास अधिगम को मजबूत करेगा। तो वो आप, ये बात आपको किसने बताई, थॉर्नडाइक के नियम ने ये सिद्धांत दिया, या ये क्या नाम से तथ्य दिया, प्रभाव का नियम के। आप बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कृत करो, और अगर बच्चा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको क्या करो, दंडित करो। तो ये बात प्रभाव के नियम के अंदर किसने बताई, थॉर्नडाइक ने बताई। बहुअनुक्रिया करवाओ, मतलब ये कि बच्चा जब बहुअनुक्रिया करेगा तो बच्चा क्या करेगा, जब बहुअनुक्रिया करेगा तो बच्चा करके सीखेगा, बच्चा आशावादी बनेगा, बच्चा सफलता असफलता के बीच भी लगातार प्रयास करना सीखेगा। ये बात किसने बताई, थॉर्नडाइक ने बताई। थॉर्नडाइक ने ये बताया कि जब बहुअनुक्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा, जब आंशिक अनुक्रिया कराई जाएगी तो आप सरल से कठिन की ओर चलोगे। जब सरल से कठिन की ओर चलोगे तो थॉर्नडाइक का ये वाला जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताएगा कि बच्चों को सिखाया जाना आसान है, तो बच्चों को इस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाना आसान होगा। पूर्ण से अंश की ओर जो सिद्धांत दिया, ये थॉर्नडाइक के आंशिक अनुक्रिया के तर्क से निकल के आता है। विश्लेषण से संश्लेषण का अधिगम का जो सूत्र है वो काय से निकल के आता है, वो भी आपका आंशिक अनुक्रिया से निकल के आता है। सादृश्यता का नियम है तो उसमें पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना सादृश्यता के आधार पर आता है। और साहचर्य से अनुकूलित अनुक्रिया आती है, मतलब उचित समय पर उचित अनुक्रिया करना। क्या है ये अनुकूलित अनुक्रिया, चर्चा आगे करेंगे। और मानसिक विन्यास, इस तरीके से आपका थॉर्नडाइक पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद कल हम चर्चा करेंगे किसकी, पॉवलोव की। ठीक है, तो और इस तरीके से आपका ये क्या होता है, पूरा क्या नाम से थॉर्नडाइक खत्म होता है। अब हम अगली चर्चा करेंगे, अगले सिद्धांत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए